नमस्कार, मेरा नाम गौरव मिश्रा है और आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्रीट का खास कार्यक्रम सोशल पंचायत। सोशल पंचायत में हम उन चीज़ों में बात करते हैं जो देश की बड़ी घटनाओं पे जिक्र करते हैं। आज का जो बड़ा मुद्दा है वो कोलकाता से जुड़ा हुआ है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो बीते दिनों कुकृत्य हुआ है उसको लेकर आज पूरा देश शर्मसार है। तो इस मुद्दे पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ अरुण जी हैं, ईशा हैं और मोहित जी हैं। तो जैसे आज तो ईसा जी का होना भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस प्रकार का ऐसा मुद्दा है। तो मैं पहला कमेंट ईसा जी से ही लेना चाहूंगा कि आज के समय जब ऐसे इस प्रकार की जब समाज में इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो महिलाएं खुद को कितना सुरक्षित महसूस कर रही हैं। देखिए, अगर इस तरीके से घटना होती है तो ज़ाहिर सी बात है कि एक महिला सुरक्षित महसूस तो बिल्कुल भी नहीं करेगी, क्योंकि अभी कोलकाता में हुआ है, उत्तराखंड की भी खबर सामने आई कि उत्तराखंड में भी एक नर्स के साथ इस तरीके से घटना घटी है। तो अपने आप में ये सवाल खड़े करता है कि कितनी सुरक्षित महिलाएं हैं भारत में। और जाहिर सी बात है कि अगर हम डॉक्टर्स की बात करें तो डॉक्टर्स भी जो है अब हड़ताल में बैठ गए। उनका भी, महिला डॉक्टर्स जितने भी हैं, नर्स जितने भी हैं, उनका साफ कहना है कि हम सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं। और वो ही नहीं बल्कि देश की करोड़ों महिलाएं हैं, वो नहीं सुरक्षित महसूस करेगी जब तक ऐसी घटनाएं सामने आएंगी। ईशा, जब एक ये घटना उस राज्य का है जिस राज्य की मुखिया ही महिला है, बिल्कुल। तो एक प्रकार से जब आप ऐसा उनसे उम्मीद करती हैं कि जब किसी राज्य की महिला है, मुख्यमंत्री हो, मुखिया हो, तो आप उनसे ज्यादा सुरक्षा की अपेक्षा करती हैं। बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि अगर ठीक है, आप सीएम हमारी जो है ममता बनर्जी है, वहाँ की दीदी है, ममता दीदी कहा जाता है उन्हें, उनसे न्याय की उम्मीद है कि वो इंसाफ दिलाए उस महिला को जिसके साथ ये वो जो है घटना घटी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अपने आप में ही हैरान कर देता है कि जहाँ कि सीएम महिला है और जहाँ पे जिस तरीके से महिला सशक्तिकरण नारा वहाँ दिया जाता है, उसी जो है राज्य में इस तरीके की घटना शर्मसार कर देती है। मोहित जी, आप बताइए, जैसे कि अभी जिस प्रकार से अभी हाल में कल हमारा 78 साल हो गया हमें आज़ाद हुए। हम अभी आज़ादी के अमृतकाल में चल रहा है, अभी आज़ादी का अमृतकाल चल रहा है। चीज़ें उस प्रकार से अभी भी हम देखें तो कहीं ना कहीं हम उतने ही पिछड़े हैं महिला सशक्तिकरण को लेकर। हम भले ही कागजों में आगे हैं लेकिन धरातल पर चीज़ें वो अभी भी उस प्रकार से नहीं उतर पा रही हैं जिस प्रकार से होनी चाहिए। हम लखपति दीदी की बात करते हैं, महिलाओं को सशक्त करने की बात करते हैं, और भी कई सारी योजनाएं हैं, महिलाओं के सुरक्षा की बात करते हैं, लेकिन फिर बात वहीं पे आ जाती है कि महिला कितनी सुरक्षित है अभी भी। देखिए, बिल्कुल अब महिलाओं की समाज में हमेशा चर्चा हुई है। ये एक घटना हुई जिसके बाद फिर एक बार पूरे समाज को झकझोर के रख दिया है कि आखिर कितना बीभत्स तरीके से कोई ऐसा सोच सकता है। वो जो मतलब हम जब उस घटना के बारे में सोच रहे हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि आखिर कैसे कोई इतना बीभत्स घटना को अंजाम दे सकता है। लेकिन इन तमाम घटनाओं ने एक बात ये है कि समाज की जो सच्चाई है वो उजागर कर दी है। जो डर एक पेरेंट्स को बच्चों को बाहर भेजने में लगता है, वो इससे पुख्ता तौर पर सत्यापित होता है कि आज भी समाज में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे संभल कर डरने की ज़रूरत है। अच्छा, हम जो बात कर रहे हैं कि आखिर समाज में कब तक ऐसा होगा, देखिए, बात सरकारों की, बात सोसाइटी, कानून, ये सब अपनी जगह अपना काम करते हैं। कानून तब आता है जब कोई घटना के बाद, लेकिन घटना के पहले भी कानून का एक वो होना चाहिए। लेकिन घटना जो है उस पर हमारे समाज में किस तरीके का रिएक्शन है, क्या हम अपनी पीढ़ी में जब हम पुरुष के नाते अपने परिवार में बच्चों को क्या हम गाइडेंस दे रहे हैं, स्कूलों में कैसे सिखाया जा रहा है। और ख़ासतौर पर जब से हमारे सोसाइटीज़ में फ़ोन का एक जो चलन बढ़ा है और ख़ास तौर पर जो छोटी उम्र में फ़ोन आ रहा है, नो डाउट फ़ोन और तकनीकी का बहुत सारा बेनिफिट्स मिले हैं, बहुत सारे लोगों ने सदुपयोग करके उससे आगे बढ़ रहे हैं। कई सारे लोगों को जीवन का एक नया मोड़ मिला है उन तकनीक से। लेकिन ख़ास तौर पर एक दिमागी तौर पर कई सारे लोग जो एक एक नशा तरीके से, लेकिन जो क्या फायदा उस औद्योगिक क्रांति का, उस इंटरनेट की क्रांति का, कि जब हम आगे तो बढ़ रहे हैं लेकिन हमारी सोच तो जस की तसी है ना। हम अभी भी उतने ही पिछड़े हुए हैं अपनी सोच को लेकर जितना हम पहले पिछड़े हुए थे। तो क्या फायदा है इन सारी चीजों को लाने का। देखिए, बिल्कुल ये समाज की बात है पूरी कि हम आखिर इतना पिछड़े हुए हैं। देखिए, अभी लगातार हम कोशिश करते हैं। क्या बड़ा सवाल यही है, हम अपनी फैमिली में, अपने परिवारों में महिला और पुरुष, लड़के और लड़कियों में कितना अंतर रखते हैं, ये हम पहले खुद से सवाल करें।
कितनी हम उन्हें फ्रीडम देते हैं, और ख़ास तौर पर फ्रीडम, बात ये नहीं है कि फ्रीडम के तौर पर ये डर समाप्त हो जाएंगे फ्रीडम देने से। हम अपने परिवार में जो लोग हैं, जो आने वाली पीढ़ियां हैं, उन्हें कितना हम सेंसिटिव बना रहे हैं इस मामले में कि आखिर महिलाओं से जब आप बातचीत करते हैं, जब आप मिलते हैं, तो आपको कितना सजग होना चाहिए, कितना संवेदनशील होना ज़रूरी है, महिला होने की क्या चुनौतियाँ हैं। भारतीय समाज की जब हम बात करते हैं तो उस समाज में महिला होना एक सबसे बड़ी चुनौती ही है, आसान बात नहीं है। सोसाइटी में एक महिला के तौर पर होना, आप यंग एज में जाते हैं, मुझे लगता है ईशा शायद उस बात से इस्पाक रखें ना रखें, लेकिन एक गर्ल के तौर पर आप बड़े होते हैं, फिर आप ऑफिस वर्क कल्चर में आते हैं। थोड़ा उसके मैं बाद चाहता हूँ कि जो मेरे दर्शक हैं वो चीज़ें थोड़ी विस्तार से सुनना पसंद करते हैं, तो आप थोड़ी उस चीज़ पे थोड़ा प्रकाश डालिए कि महिलाओं को जो ये आपने जो चैलेंजिंग फेस की बात की है, किस प्रकार के चैलेंज वो अपने जब पैदा होने से लेकर और उस स्थिति तक आने तक फेस करते हैं, थोड़ा इस पे थोड़ा देखिए, जब हम अगर देखेंगे महिलाओं के, अगर हमारे यहाँ कोई गांव देहात, अगर हम हाँ। सिर्फ बिल्कुल रिमोट अपने भारत की अगर बात करें, तो कहा जाता है कि अरे लड़की हो, धीमा बोला करो, चुप रहा करो, आराम से बात किया ऐसा करो, मत करो, हंसा रात को दूस मत जाया करो हाँ, बाहर। तो इस तरीके से जो चीजें है ना वो कही जाती है, बचपन से ये सिखाया जाता है लड़कियों को कि बाहर हंस के नहीं बोलना, ज्यादा हंसोगी तो लोग फिर आपके चरित्र पर सवाल उठाएंगे, आपके कैरेक्टर पर सवाल उठाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि एक लड़की को बचपन से ये बोला जाता है कि रात हो गई है बाहर मत जाना, 8 बज गए घर पे ही रहना। तो इस तरीके से जो है ना ये सिखाया जाता है। लेकिन क्या पुरुष को, जो लड़का जब होता है तो बचपन से क्या उसे सिखाया जाता है ये सब कुछ कि रात हो गई है आप भी मत जाओ बाहर, या फिर आप जिस तरीके से बात कर रहे हो थोड़ा सा मतलब तमीज तहजीब क्या उन्हें सिखाई जाती है बचपन में? नहीं, बिल्कुल ये बहुत ज़रूरी बात कही कि ये खास तौर पर एक जो डिवाइडेशन है, जो पैट्रियार्की सोसाइटी का हमें दिखता है यहाँ पर, और जब हम अभी महिला की बात करें, जो कहा कि किस तरीके से सिखाया जाता है, उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट ऐसी जगहों पर तब दिखता है जब किसी लड़की के साथ, किसी बच्ची के साथ कोई घटना, कोई छेड़छाड़, शुरुआत पहले इतने से होती है और आगे जाके फिर वो बड़ा होता है। तो शुरुआत जब इतने लेवल पे होती है तो वो चुप रहती है, क्यों? उसे बचपन से चुप रहना बताया गया कि तुम्हें चुप रहना है, कम बोलना है, इसमें तुम्हारी जो इमेज है, तुम्हारी इमेज डाउन कर दी जाएगी। जो सोसाइटी है वहाँ पर इस तरीके का स्ट्रक्चर है हमारा। जैसे कि अभी तो ठीक है कि ये घटना सामने आ गई, बड़े स्तर की घटना थी, मेडिकल कॉलेज में घटना हुई। हालांकि आपने देखा होगा कि टीएमसी सांसद, जो पूर्व सांसद है शांतनु सेन, जो पार्टी के प्रवक्ता थे, जब उन्होंने मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल पे कार्यशैली पे सवाल उठाया, वहाँ के जो चीज़ें बेकार हो रही थी उन सारी चीज़ों पर सवाल उठा, तो उन्हें पार्टी ने प्रवक्ता पद से हटा दिया। फिर उन्हें हाईकमान की तरफ से फटकार भी लगी कि आप इन संवेदनशील मुद्दों पे ऐसा क्यों बयानबाजी कर रहे हैं। तो आप एक चीज बताइए, जब मेरा फिर सवाल वही है, अब ये तो चलिए मुद्दा क्षण के बाहर आ गया, हाँ। ऐसे कितने मुद्दे हैं समाज, जो अभी भी आप देखिए जो गांव देहात के ऐसे कितने मुद्दे हैं जिसमें महिलाएं शांत रह जाती हैं, महिलाएं बोलती नहीं, उनको डर होता है कहीं हमारे इज्जत की बात ना आ जाए, कहीं हमारे आबरू की बात ना आ जाए। लेकिन फिर वही सवाल कि आखिर इतनी छोटी मानसिकता क्यों, महिलाओं को लेकर इतनी छोटी मानसिकता क्यों? हर बार महिलाओं को इज्जत का हवाला देते हुए उन्हें शांत क्यों कर दिया जाता है? हर बार ऐसी स्थिति क्यों बना दी जाती है? हर बार एक ऐसा सिनेरियो क्यों क्रिएट कर दिया जाता है कि महिलाओं को बैकफुट पे जाना पड़ता इसका है? सबसे बड़ा जवाब मुझे लगता है, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हमारे समाज में उन महिलाओं, उन बच्चियों का सम्मान है जिनके साथ ये घटना हुई है? क्या हमारा समाज उन्हें बाद में एक्सेप्ट करता है? क्या किसी एसिड अटैक कोई पर्सन है जिसके साथ एसिड की घटना घटी है, समाज उसके साथ किस तरीके से बिहेव करता है? देखिए इसमें मोहित जी की बात में एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा। जैसे इन्होंने बात की कि इस तरह की घटना का प्रिवेंशन बहुत जरूरी है सबसे पहले तो, लेकिन हमने कोलकाता के मामले में भी देखा, हमने बाकी कई और जो पहले भी ऐसे जघन्य अपराध हुए उन मामलों में भी देखा है, जब ये इस तरह का मामला सामने आता है। अब कोलकाता में देख लीजिए आप, सबसे पहले इस मामले को कहीं ना कहीं परिवार वालों का भी आरोप है कि इस मामले को दबाने की कोशिश की गई। पहले इस मामले को आत्महत्या के तौर पर दिखाया गया, लेकिन जब परिवार वाले वहां पहुंचे, उन्होंने बाद में जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो चौंकाने वाले खुलासे हुए, किस तरह से निर्ममता से उस ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप किया गया और उसकी फिर हत्या कर दी जाती है। तो एक चीज देखिए आप, वहां की पुलिस जो कितनी संवेदनहीन है कि इतना बड़ा कांड हुआ है वहां पे। और जब बीती रात, जो 14 अगस्त की बीती रात को जब वहां तोड़फोड़ हुई, जो उपद्रवी आके तोड़फोड़ हुई, वहां के पुलिस कमिश्नर है विनीत गोयल, ये मीडिया में आके ये बाइट देते हैं
कि हमारे वहां जमान पर्याप्त मात्रा नहीं थी, इसलिए हम तोड़फोड़ नहीं रोक पाए। यही तो अरे सवाल- आपको तो अपनी कार्यशैली पर भी तो प्रश्न चिन्ह कहीं ना कहीं बंगाल पुलिस के तो ये कार्यशैली उठ पे रहे प्रश्न हैं। चिन्ह। आप सोचिए, ये आप उस जगह उस शहर की बात कर रहे हैं जो राज्य की राजधानी है, और आप वहां सुरक्षा को लेकर, आप एक महिला की सुरक्षा को लेकर आप जब एक कड़े रुख अख्तियार और नहीं कर इसमें भी सकते ये हैं। हो जाता है कि कोर्ट को, कोलकाता हाई कोर्ट को आकर फटकार लगानी पड़ती है पुलिस को, और बाद में ये मामला जो है एसआईटी से सीबीआई को सौंपा जाता है, क्योंकि जिस तरह से आक्रोश था डॉक्टर्स में भी, वो कह रहे, उनका ये भी आरोप था कि मामले की सही तरह से जांच नहीं हो रही है। ये भी कहा जा रहा है कि हाँ, एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन इसमें जो है गैंगरेप की भी आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता, और यही वजह है कि सीबीआई की ओर से भी 20 से ज्यादा लोगों को अभी तक हिरासत में लेके उनसे पूछताछ की जिस जा रही है। प्रकार से बंगाल में 9 तारीख की बाद से राजनीतिक घटनाक्रम भी घट रहे हैं, आप देखिए कि कोई विपक्ष का उस प्रकार का नेता, अगर बीजेपी छोड़ दे, बीजेपी मान ठीक है विपक्ष के बंगाल में विपक्ष में है तो बीजेपी आ रही है, आप इंडिया गठबंधन देख लीजिए, कोई उस प्रकार का नेता सामने निकल कर नहीं आ रहा है जो इस मुद्दे पर ममता बनर्जी सवाल करे कि आपके, देखिए ये सबसे मेरा मानना है कि ये कलेक्टिव फेलियर है। हम दोषारोपण करने लगते हैं कि आप अपना राज्य देखिए, आप अपना राज्य देखिए। ममता बनर्जी के जो ममता बनर्जी, हालिया अब राहुल बयान गांधी था, ने जब थोड़ा सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि आप कांग्रेस राज्य देखिए। ये आप दोषारोपण का ये तो मुद्दा है नहीं, आप चीजें निकल के सामने क्यों नहीं रहे, आप एक कलेक्टिव कम्युनिटी क्यों नहीं बना रहे, इसको एक बड़ा मुद्दा, बड़ी एक इसमें सबसे दुर्भाग्यपूर्ण ये हो जाता है कि बनाई जा रही है। कभी भी ऐसा जो मामला आता है उसमें राजनीति जो है रोटियां सेकने लगते हैं लोग अपनी। हमने ममता बनर्जी का भी बयान सुना, उन्होंने कहा किस तरह से वाम राम की उन्होंने बात की, और ये भी जैसे गौरव ने जिक्र किया कि कांग्रेस के लोग जो हैं अपने राज्य में देखें तो वही बात आ जाती है कि आपके राज्य में बलात्कार था, हमारे राज्य में बलात्कार, तो ये राजनीतिक ब्लेम गेम में मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा गलत है जनता का। बिल्कुल सबसे बड़ा दुख तो तब लगता है ना कि जब जैसे अभी चुनाव का समय आने वाला, अभी फिलहाल अभी जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कमीशन, तो आप देखिए कि अभी चुनाव आने वाला है। अब जो वहाँ चुनाव लड़ने वाले जो नेता हैं, जो पार्टी सुप्रीमो है, वो कल को टीवी चैनल्स पे आएंगे, डिबेट करेंगे, हम महिला हैं, आधी आबादी है, हम सशक्तिकरण के लिए ये करेंगे वो करेंगे। जो पूर्व मंत्री हैं वो अपने सरकार में महिला उत्थान की बात करेंगे, जो भावी मंत्री बनने वाले हैं वो आने वाला रोड मैप तैयार करेंगे। लेकिन चुनाव बीत गया, वो उनका उत्थान और उनका वो जो वादा था, भावी मंत्री का जो वादा था और जो पूर्व मंत्री का जो उत्थान का जो एक रोड मैप था, वो वहीं का वहीं धरा रह जाता है, ना वो आगे बढ़ पाती है और ना चीजें फिर से उस सिनेरियो सही तरीके से चल पाती है। तो क्या सिर्फ ये बात करने की रह गई है? क्या ये महिला सशक्तिकरण, महिला उत्पीड़न, महिला सुरक्षा सिर्फ कागजों तक, टीवी डिबेट्स तक, या फिर एक चर्चा तक विराम हो जाता है? क्यों ये धरातल पे नहीं उतर रहा है? महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हमारे देश में इतने कानून बनाए जा रहे हैं, लेकिन उसको लेके लोग सजग क्यों नहीं हो रहे, सशक्त क्यों नहीं हो रहे, लोग सोच क्यों नहीं रहे, चीजें ऐसे क्यों आ रही हैं? देखिए, इस पूरे ये जो पूरी घटना है, इसमें एक तो पक्ष है राजनीतिक तौर पर, नेताओं के लिए सबसे पहले उनकी सत्ता, उनका वोट, उनके लिए वो प्राथमिकता है, बाकी चीज़ें बाद में। इसको इस तरीके से देखिए कि एक घटना जब 2013-12 में जब हुई निर्भया की, उसमें पूरा देश को पूरा हिला दिया और उसके बाद पूरा सत्ता परिवर्तन हो गया। इस वक्त ममता बनर्जी को डर है कि कहीं इस हादसे, ये जो हादसा हुआ है, ये जो जघन्य अपराध हुआ है, इसकी आग कहीं उनकी सरकार को कहीं बिल्कुल गर्त में ना ले जाए, क्योंकि ममता बनर्जी चूंकि खुद एक महिला है जो बात करती हैं, खासतौर पर देखें तो टीएमसी के कई सारी महिला सांसद भी चुनकर आते हैं। तो ऐसे में सिर्फ जो उनकी अब तक की जिस हर मुद्दे पर मुखर होकर बोलने वाली महुआ मोइत्रा के शब्द से, मुंह से अभी एक भी शब्द नहीं निकला है इस घटना को लेकर। अभी वो शांत है। अभी किसी अन्य प्रदेश में कोई घटना घटे, सबसे पहले बैनर लेके चली आ जाता है। लेकिन सवाल ये भी उठाया गया कि इस घटना के 4 दिन बाद ही आपका बयान क्यों आया? तो जिस तरह से बिल्कुल इतना लेट क्यों? लेकिन जैसे मोहित ये मुद्दा उठा रहे थे कि राजनीतिक पक्ष हमेशा देखा जाता है, और जिस तरह से ममता बनर्जी सरकार को बीजेपी अक्सर घेरा करती है। अब संदेश खाली का मामला देख लें आप, और जितने भी अन्य बंगाल में मामले, हिंसा के मामले देख लें आप, तो कहीं ना कहीं ममता सरकार बैकफुट पे पहले से ही है, और इस तरह से एक और मामला आना, और ये कहीं ना कहीं जो उनकी सरकार पे और जो आने वाले चुनाव हैं उसमें टीएमसी के लिए खतरे की घंटी जरूर है। इस वजह से मुझे लगता है कि ये बयानबाजी, राजनीतिक बयानबाजी अच्छा, आप एक चीज देखिए कि बंगाल में इस प्रकार के अपराधियों के हौसले कितने पस्त हैं कि इस प्रकार का जघन्य अपराध करने के बाद भी उसके फेवर में 40 उपद्रवी आते हैं और मंदिर हॉस्पिटल में तोड़फोड़ करते हैं, सबूत के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करते हैं।
तो किस प्रकार से उनका मनोबल हाई है अपराध करने में। आप ये देखिए कि उनको किसकी सरपरस्ती, आखिर किसकी सरपरस्ती मिल रही है उनकी, और कौन ये उनका सवाल मनोबल हाई देखिए, कर रहा है। ना सिर्फ अस्पताल की आप बात कर रहे हैं, उस जहां ये जो है घटना घटी है वो पूरा हॉल, उस हॉल में जाके तोड़फोड़ की जाती है, पूरे सबूत मिटा दिए जाते हैं और उसके बाद पुलिस कहती है कि हमारे पास पुलिस बल कम था, हमारे पास जो पुलिस थे उनकी संख्या कम थी, उसकी वजह से हम जो है भीड़ पर काबू नहीं पा सके और उन्होंने ये सब कुछ कर लिया। अब तो उनके पास रह गया कि हमारे पास सबूत नहीं है, क्या कुछ उनके पास जो था हुआ था उसमें, अब कोई भी सबूत बाकी नहीं है। खैर फिर भी पुलिस जो है अभी तक जांच पड़ताल कर रही है इस पूरे मामले पर। तो यही सवाल यहाँ पे उठता है कि भीड़ को काबू क्यों नहीं किया गया। उससे पहले एक ये भी मुद्दा था कि जो इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी था कि सिर्फ ना सिर्फ हिंसा हुई, माफ कीजिएगा, वेंडलिज्म हुआ हॉस्पिटल में जहाँ पे ये जघन्य अपराध हुआ, उसके साथ ही में कंस्ट्रक्शन भी चल रहा था, रेनोवेशन भी चल रही थी। जब इस तरह का अपराध होता है तो पूरे इलाके को सील किया जाता है, वहाँ पे रेनोवेशन चल रही है। तो इसी वजह से ये सवाल उठ रहा है कि क्या कहीं ना कहीं आरोपी है उसे बचाने की कोशिश है, और भी जो लोग इसमें संलिप्त हो सकते हैं उन्हें बचाने की कोशिश है, क्योंकि ये भी सामने आया कि उस आरोपी की जान पहचान है पुलिस डिपार्टमेंट में। बिल्कुल, देखिए होता क्या है, जब भी कोई घटना होती है, अब उस घटना में सबसे पहली जिम्मेदारी वहाँ के जो सबसे लॉ एंड ऑर्डर का सबसे निचले स्तर का अधिकारी है, वहाँ का थाना, उसकी जिम्मेदारी और होती उसके बाद हल्की का दरोगा, हल्की का दरोगा उस पूरे इलाके में, और उनकी पहली जिम्मेदारी होती है कि आप उन पे पहली गाज उन्हीं पे गिरनी है। हाँ। तो जब ये ऐसे मामले आते हैं, आप किसी भी राज्य के किसी भी सुदूर क्षेत्रों के गांव में जाइए, जब ऐसी घटनाएं होती हैं, कई सारे उदाहरण हैं कि वहां पर स्थानीय जो निचले स्तर का जो अधिकारी है, होता है। वो खुद चाहता है कि ऐसे केस रजिस्टर्ड ना हो, अवॉइड हो, हाँ, क्योंकि नोट उसकी डायरी में होगा, रिकॉर्ड उसके एरिया का खराब होगा, ऊपर रिपोर्ट जाएगी, जो कि अभी तक ग्राउंड पे दिखता है। अब ये मामला इतना बड़ा हो गया, अगर हम कहें कि सबूतों को मिटाने की कोशिश हुई, बहुत सारी चीजें जरूर हो सकती हैं। तमाम कई मामले ऐसे आए हैं, चाहे आरुषि तलवार का केस हो नोएडा में, जैसे तमाम कई केस थे जहां पर स्थानीय पुलिस पर गंभीर सवाल खुद सीबीआई ने खड़े किए कि अगर स्थानीय तौर पर अगर सही से एविडेंस कलेक्ट होते या सही से शुरुआती कार्रवाई अगर जो अच्छी तरीके से हो जाती, तो उन्हें बाद में उसका कंक्लूजन निकालने में आसानी होती। तो ये चीज़ डिपेंड करती है स्थानीय प्रशासन, स्थानीय लोकल पुलिस पर, लेकिन वही है कि उनको अपना रिकॉर्ड बचाना होता है, उनको अपनी थाने की छवि साफ रखनी होती है, इसलिए वहाँ पर सारा घालमेल होता है। अच्छा, सवाल यहाँ पे ये भी है, पुलिस अपनी छवि बचा रही है, राजनीति में जाए तो जो राजनीतिक हैं वो भी अपनी छवि बचा रहे, तो मतलब नागरिक का क्या होगा, लोगों का क्या होगा, जो जनता है इंसाफ का क्या होगा, क्योंकि पुलिस अपनी तरफ है। नागरिक से मुझे याद है कल प्रधानमंत्री जब लाल किले के प्राचीर से डिग्निटी ऑफ सिटीजनशिप की बात कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं उनके ये चीज डिलीवर कर रहे थे, देश की जनता को संबोधित कर रहे थे कि डिग्निटी ऑफ सिटीजनशिप, उन्होंने कहा कि हमने 1500 से ज्यादा कानूनों में बदलाव करे ताकि जो देश की जनता है वो कानूनी दांवपेच से बाहर आके थोड़ी सी खुली आज़ादी महसूस करे। लेकिन फिर जब ईशा कह रही हैं कि लोग अपनी राजनीति देखते हैं, अपना रिकॉर्ड खराब ना हो वो देखते हैं, पुलिस ये देखती है कि मेरे एरिया में ये काम ना, ऐसे कांड ना हो, सब लोग अपना अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, फिर जवाबदेही कौन तय करेगा? अब बिल्कुल ये बड़ी चीज यही है कि आखिर जवाबदेही कौन तय करेगा। ऐसा पहली बार नहीं है, आप हाँ। संदेश खाली में भी देख लीजिए कि वो अपराधी कितने दिनों बाद अरेस्ट होता है, उसको किस प्रकार से पॉलिटिकल सरपृस्ती मिलती है, कैसे टीएमसी के लोग थाने का घेराव करते हैं, पुलिस पे पथराव करते हैं। तो ये चीजें बंगाल से ऐसे क्यों निकल कर आ रही है? देखिए, बंगाल का अपना एक इतिहास रहा है। दरअसल बंगाल में बहुत ज्यादा कोई भी चीज वहां पर बहुत सामान्य तरीके से नहीं। हाँ, ये बात है, बंगाल में कल्चर वाइज अगर देखेंगे तो कल्चर बहुत रिच है बंगाल का, लेकिन बंगाल में हिंसा का अपना एक पूरा दौर है, पूरी एक लंबी, चाहे फिर वो वामपंथी संगठनों का राज रहा हो वहाँ पर, चाहे ममता बनर्जी, और जितनी भी वहाँ पर जो सिस्टम वहाँ पर रहे हैं, उसमें हिंसा बहुत ज़्यादा हर जगह रही है। तो ये हिंसा को लेकर वहाँ का जो कल्चर है, चाहे अभी भी जितने भी चुनाव होते हैं, सबसे ज़्यादा हिंसा की ही खबरें आती हैं, और बंगाल से स्पेशली वहाँ पर बंगाल से ही खबरें आती हैं कि आखिर बंगाल में इतनी हिंसा क्यों है। तो वहाँ पर जो एग्रेशन है, जैसे अगर हम बिहार की बात करते हैं तो बिहार में जातीय अस्मिता बहुत बड़ी चीज़ है। बिहार में जातीय आधार पर जो लोगों के जो अंदर जो बंटवारा है लोगों में, और हम ये नहीं कह रहे हैं कि गलत है या सही है, हम कह रहे हैं वहाँ की स्थितियाँ ऐसी हैं कि वहाँ पर जाति सबसे मजबूत चीज़ है। तो उसी आधार पर बंगाल में अपने अपने एक धड़े हैं
और उन धड़ों के लिए वो वहां पर हिंसा बहुत सामान्य हो जाता है। नहीं, वो तो जो आप जो जाति की बात कर रहे हैं, वो मंडलाइजेशन होने के बाद वो अपने आप आ गई, जी। उस पे कभी बाद में चर्चा करेंगे। अभी जो मुद्दा है हमारा महिलाओं का है, महिला उत्पीड़न का है। इतने साल बीत गए, इतने अभी देखिए निर्भया से भी हमने नहीं सीखा, हमने कविता से भी नहीं सीखा, इतने कांड, इतने एग्जाम्पल हुए। उस समय हमारे सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी किया कि हम आगे ऐसा सुधार करेंगे, वैसा सुधार करेंगे, ये करेंगे। हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया, सरकारों की तरफ से कहा है कि हम कानून में बदलाव करेंगे। अभी अपडेट आया है कि इस प्रकार की निजी क्या नाम है, मेडिकल संस्थानों में अगर इस प्रकार कुछ भी होता है 6 घंटे के अंदर FIR दर्ज कराना होगा। लेकिन फिर सवाल वही कि आखिर ये होता क्यों नहीं है? ये होता, देखिए इसमें सिंपल एक लाइन है कि तमाम नियम कायदे बन गए, तमाम चर्चा हम कर रहे हैं, हम सोसाइटी की बात कर रहे हैं, हम कानून की बात कर रहे हैं, बात आती है इम्प्लीमेंटेशन पे। कानून बन गया, क्या 6 घंटे में FIR हो रही है? क्या जो लोकल स्तर पे जो अधिकारी है, जो वहाँ पर पुलिस तैनात है, या जिस अधिकारी के पास एक फरियादी गुहार लेके जा रहा है, क्या वो उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहा है? वही हम सोसाइटी, एज अ सोसाइटी, क्या हम अपने परिवारों में ये चीज़ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि एक हम लड़की को लड़की की तरह ना मानते हुए उसे एक इस देश का युवा के तौर पर एक समानता की नज़र से देखें? तो ये इम्प्लीमेंटेशन पे है सारी बातें। इसमें ये भी है कि जैसे निर्भया जो मामला था उसकी हमने उसका जिक्र किया, उसके बाद से ये काफी सारे फास्ट ट्रैक कोर्ट्स भी स्थापित किए गए कि ऐसे मामलों का जल्द से जल्द निपटारा हो। लेकिन अब हम जो डेटा देखते हैं उसमें देखते हैं कि सैकड़ों हजारों मामले हैं जो फास्ट ट्रैक कोर्ट में ही लंबित पड़े हैं। तो आपने बना दिया, एक सिस्टम बना दिया, लेकिन अभी भी वो सिस्टम फुल प्रूफ नहीं है, उसमें खामियां हैं। और अगर इस तरह के आगे मामले सामने आते भी हैं तो ये जरूरी हो जाता है कि जो भी पीड़िता है उसको इंसाफ मिले, उसमें देरी ना हो। कोई राजनीतिक रोटियां चाहे सेके या ना सेके, लेकिन जो पीड़िता है उसको इंसाफ मिलना बहुत जरूरी हो जाता है इन मामलों में। फिर से हमारा सवाल वहीं पे है कि आखिर महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर, महिला उत्पीड़न को लेकर, महिला सुरक्षा को लेकर कब ये देश जागरूक होगा, कब ये समाज जागरूक होगा? क्या आपको ऐसा लगता है कि हम 78 साल हो गए हमें आज़ाद हुए, उस प्रतंत्र से हम स्वतंत्र हो गए, लेकिन फिर भी चीज़ें जस की तस बनी हुई हैं। आज भी महिलाओं की स्थिति चिंताजनक है देश में। चुनाव आते हैं, लोग वादे करते हैं, नेता आते हैं, अच्छे लोक लुभावन वादे करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिलाओं को ये देंगे, लाडली बहना योजना आती है, महिलाओं के लिए ये योजना आती है, वो योजना आती है, कई तरह की तमाम योजनाएं आती हैं महिलाओं को लुभाने के लिए। कई वादे किए जाते हैं, कई चीज़ों को धरातल पर उतार, लेकिन फिर वही कि कुछ होता ही नहीं है। जब मौके आते हैं तो सब हाथ के हाथ धरे बैठे रहते हैं, सब एक दूसरे पे दोषारोपण करते हैं। आखिर कब तक इस प्रकार का दोषारोपण चलता रहेगा? बतौर भाई, बतौर बेटा दुख तो सबको होता है। इस समाज में जिस प्रकार से ये कुकृत फैल रहा है, जिस प्रकार से अपराधियों के आज भी हौसले पस्त हैं कि वो इस प्रकार के अपराधों को अंजाम देते रहेंगे और उन्हें कुछ नहीं हुआ। आप एक बार देखिए कि उस अपराधी के हौसले कितने पस्त हैं कि वो ये तक कह रहा है कि मुझे अफसोस ही नहीं है कि मैंने क्या किया है, मुझे सजा दे दो। तो इस प्रकार की जब तक अपराधी इस समाज में जीवित हैं, जब तक इन प्रकार के अपराधियों पे कठोर कार्रवाई नहीं होगी, जब तक इन पे ऐसी कार्रवाई नहीं हो जो नजीर बन जाए, तब तक ये देश और ये समाज सुधरने वाला नहीं है। तो आपका इस खबर पे क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आगे और भी ऐसे अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।